नमस्कार दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन है जिसके निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता और इसके निर्माण मुख्यतः जल के विद्युत अपघटन से होता है। और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा का यूज किया जाता है वो भी ग्रीन होती है, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे सोलर विंड। तो इसमें सोलर विंड से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, उससे हम जल को तोड़ते हैं और उससे हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। तो इसको इस डायग्राम से देख सकते हैं, देखो कि ये ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया, सोलर या विंड से प्राप्त। और इसमें जल का यूज किया गया, जिसमें जल के अणुओं को इस विद्युत ऊर्जा के माध्यम से तोड़ दिया जाएगा और इससे हाइड्रोजन प्राप्त होगा और वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो इस प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में किसी भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं हुआ, इसलिए इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। तो इसका जो इमिशन है वो 0 होता है। तो इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि इसका निर्माण कैसे होता है। देखो, इस प्रक्रिया से होता है। देखो, इस प्रक्रिया में एक पात्र है जिसमें जल को लिया गया है और इस जल में ये 2 इलेक्ट्रोड डाले गए हैं और इनको ऊपर जोड़ दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलर या विंड से। तो जब इन इलेक्ट्रोड में ऊर्जा को प्रवाहित किया जाएगा, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती है, सोलर से, विंड से, तो इस प्रक्रिया में भी किसी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं हुआ। तो जब ये विद्युत धारा इन इलेक्ट्रोड में आती है तो ये जो कैथोड होता है ये ऋणात्मक होता है और एनोड जो होता है ये धनात्मक होता है। इस एनोड पर जल टूटता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लस आयनों का निर्माण करता है। देखो, ये छोटी सी इक्वेशन इसमें यहाँ नीचे नजर आ रही होगी आपको, ये रही। इसमें जल टूटता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयनों का निर्माण करता है। अब ये हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है और ये आपका कैथोड जो है ये नेगेटिव है। तो ये आयन इधर की ओर मूव करते हैं और इस पर आकर ये हाइड्रोजन आयन आपस में संयुक्त होकर हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो इस एनोड पर हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। इस हाइड्रोजन को हम संग्रहित कर लेंगे और इस ऑक्सीजन को ये वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। तो इस देखो, पूरी प्रोसेस में ना तो यहाँ पर किसी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ जैसे CO2, CH4, और ना ही आगे इसमें यूज होगा जब हाइड्रोजन का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ना इस पूरे प्रोसेस में हुआ। तो पूरा का पूरा ये एक हरित फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, इसीलिए भारत इस पर बहुत ज्यादा बल दे रहा है। तो इसके अलावा देखो, इसके साथ और देखते हैं कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुई, इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन तो एक गैसीय फॉर्म में, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, इसको यूज किया जाता है फ्यूल सेल्स के माध्यम से। देखो, फ्यूल सेल क्या होती है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं और इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखो कैसे होगी, जो हमने हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई या इसको लिक्विड फॉर्म में जो भी हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुआ, उस हाइड्रोजन को इस फ्यूल सेल में डाला जाता है। जब इस फ्यूल सेल में यहां से डालेंगे तो ये एनोड है और ये कैथोड है। इस एनोड पर जब ये हाइड्रोजन पहुंचेगा तो यहाँ पर एक उत्प्रेरक काम करता है, प्लेटिनम। उसकी सहायता से यहाँ पर हाइड्रोजन को तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन आयनों में टूट जाती है, जैसे H+ में। तो जब ये आयनों में टूट जाएगी तो आयनों में टूटने के साथ साथ इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। एक प्रोटॉन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस परिपथ से यूं मूव करेगा, ये यूं आउटर परिपथ से यूं मूव करके आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का यूं परिवाह हुआ, ये परिपथ से यूं गया, इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी और इस विद्युत ऊर्जा का हम यूज कर लेंगे। और होगा क्या इस प्रोसेस में, जो हाइड्रोजन आयन है वो बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसके माध्यम से ये यहां से यहां मूव कर जाते हैं कैथोड की ओर। जब हाइड्रोजन आयन जो थे वो यहां से यहां मूव करेंगे तो इस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन वापस इस हाइड्रोजन से जुड़ेंगे और बाहर से यहां पर ऑक्सीजन को प्रवेश कराया जाता है और ये दोनों आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जल बाहर प्राप्त होगा। तो जब फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है तो हमें एक तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है और दूसरा हमें यहाँ से जल उप उत्पाद के रूप में बाहर निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट के रूप में। इट मीन्स इस पूरे प्रोसेस में भी किसी भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं हुआ। देखो, दोबारा से देखें कि हाइड्रोजन को जब प्रवेश किया तो इस एनोड पर ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन भी टूट जाएगा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से घूम जाएंगे जबकि हाइड्रोजन मेम्ब्रेन के थ्रू कैथोड पर पहुंच जाएगा और इस कैथोड पर ये ऑक्सीजन से जो बाहर से अंदर डाली गई थी उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये जल के रूप में बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो ओवरऑल जो उत्पाद निकल के आया वो क्या निकला, जल एक बाई प्रोडक्ट निकला, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और ऊपर हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। इस विद्युत ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, इस विद्युत ऊर्जा से हम वाहनों को चला सकते हैं या अन्य कार्य जो भी हमें करना है इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो ये था आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है और उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं।
दूसरी बात, जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में है। अब इस गैसियस फॉर्म में इसका आयतन बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर हम 1 kg CNG लें और 1 kg हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है। तो इसको स्टोर करने के लिए क्या जाता है, एक तो इसको प्रेशराइज किया जाता है। जब इस पर प्रेशर डाला जाता है तो ये क्या करती है, कंप्रेस होती जाती है। दूसरा, इसके अत्यधिक कम तापमान पर और दाब पर इसको लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है, या तो कंप्रेस्ड गैस के रूप में या इसको किस रूप में, लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार के पात्रों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस गैस जो हमें हाइड्रोजन प्राप्त हुई उसको हम गैसीय अवस्था में कंप्रेस रूप में या उसे हम लिक्विड फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा ग्रीन हाइड्रोजन था। अगर हम देखें तो जब इसका यूज हुआ तब भी किसी तरह का ग्रीन हाउस का उत्सर्जन नहीं हुआ, और जब इसका निर्माण हुआ था तब भी किसी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं हुआ था इस प्रोसेस में। तो यहां पर भी कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं है, यहां पर भी नहीं है, और जब यूज किया तब भी नहीं है। तो एक तो यूज इसका होता है फ्यूल सेल के माध्यम से, दूसरा इसका होता है इंटरनल कंबशन के माध्यम से, मतलब आंतरिक दहन। जिस प्रकार हमारे डीजल पेट्रोल के इंजन होते हैं, वहां इंजन का यूज में क्या डीजल का या पेट्रोल का दहन होता है, कंबशन होता है। तो वहां पर उसी तरह के कुछ इंजन को डेवलप किया जाता है, तो डायरेक्टली भी इसका यूज किया जा सकेगा आने वाले टाइम में। अभी विकसित किए जा रहे हैं इस तरह के इंजन। तो वर्तमान में जो यूज है वो फ्यूल सेल के माध्यम से होता है। अब इसके साथ साथ देखिए और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के अन्य टाइप क्या है। देखो ये तो हमने पढ़ा था ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन इसके अलावा कुछ हाइड्रोजन के और भी प्रकार हैं, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। तो देखो ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है। देखो ग्रे हाइड्रोजन में नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, जैसे मैथेन। तो मैथेन का जब इसमें यूज करते हैं हाइड्रोजन के निर्माण में, तो इस प्रोसेस में CO2 निकलती है और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। अभी इन सभी मेथड्स को हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये निर्माण होता है, जैसे स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड हो गया, पायरोलाइसिस हो गया, गैसिफिकेशन हो गया, उनको भी आगे देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा देखते हैं। तो ये नेचुरल गैस का जब यूज किया जाता है तो हाइड्रोजन निकलती है और वायुमंडल में CO2 मुक्त हो जाती है। इट मीन्स ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रही है, तो ये ग्रीन नहीं है, तो इसे क्या नाम दिया गया है, ग्रे हाइड्रोजन। इसके अलावा ब्लू हाइड्रोजन भी है। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, इसी तरह नेचुरल गैस का यूज किया जाता है, और जो ये CO2 मुक्त हो रही थी, इस CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है और स्टोर कर लेते हैं। अर्थात जो ये CO2 निकल रही थी इसको कैप्चर करके अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया जाता है, डीप ओशन में कर दिया जाएगा या अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। तो इसको स्टोर कर कैप्चर कर लिया जाता है या यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो वायुमंडल में किसी भी तरह की कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं हुई, जो हुआ था उसे हमने क्या कर लिया, कैप्चर करके स्टोर कर दिया। तो ऐसी हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। इसके अलावा देखो कुछ और भी है, जैसे अभी हमने ग्रे देख लिया, ब्लू देख लिया, इसमें भी नेचुरल गैस का यूज है और मेथड है स्टीम रिफॉर्मिंग। अभी देखेंगे तो CO2 निकलेगी। ब्लू में भी नेचुरल गैस है, CO2 निकलेगी, लेकिन उसको हमने कैप्चर कर लिया और स्टोर कर दिया। थर्ड वन ग्रीन हाइड्रोजन, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जल का और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है। ये है ब्लैक हाइड्रोजन। देखो ब्लैक हाइड्रोजन जो होती है वो हमें कोयले से प्राप्त होती है, और कोयले में गैसिफिकेशन किया जाता है, उसे गैस में कन्वर्ट किया जाता है, और वो आपस में रिएक्शन गैसेस करके हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। ये इससे तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होना ही होना है। तो ये ब्लैक हाइड्रोजन है। इसके अलावा देखो पिंक हाइड्रोजन भी है। देखो पिंक हाइड्रोजन क्या है, पिंक हाइड्रोजन में भी जल का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, लेकिन विद्युत अपघटन के लिए जो ऊर्जा यूज की जाती है वो सोलर या विंड ना होकर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है। देखो इसमें जो एनर्जी का यूज किया जाएगा वो क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है, मतलब इसमें भी CO2 का उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन जो यूज कर रहे हैं वो एनर्जी वो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो विंड या आपकी सोलर एनर्जी नहीं है। इसके अलावा देखो एक और है जिसे टर्कोइस बोलते हैं, फिरोजी हाइड्रोजन बोलते हैं। ये देखो ये पायरोलाइसिस की प्रक्रिया से होता है। अभी अभी हम आगे देखेंगे इसको क्या है। इसमें भी नेचुरल गैस का यूज किया जाता है और इसमें पायरोलाइसिस होता है। ये पायरोलाइसिस क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम किसी को क्या करते हैं, दहन करते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, पायरोलाइसिस। तो इस प्रोसेस में भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता। इसमें सॉलिड कार्बन, चूर्ण के रूप में कार्बन प्राप्त होता है, और उसको आप क्या कर सकते हो, किसी सेफ साइड पर डंप भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप उसका निपटान कैसे करते हो, तो ये ग्रीन होगा या ग्रे होगा। इसके अलावा देखो एक और है येलो हाइड्रोजन। देखो येलो हाइड्रोजन एक ग्रीन हाइड्रोजन का ही एक प्रकार है। इस वाली प्रक्रिया में जो आपका जो सोर्स जो होता है, जो जिसको विद्युत अपघटन जब हम करते हैं तो ऊर्जा जो मिलती है वो सोलर एनर्जी से प्राप्त करते हैं।
देखो यहाँ पर तो ये जनरलाइज शब्द था कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर भी हो सकती है, विंड भी हो सकती है, टाइडल भी हो सकती है, हाइड्रो पावर भी हो सकती है। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी का यूज करते हैं जल को तोड़ने में, तब उसे येलो हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये आपके सामान्य रूप से हाइड्रोजन के क्या है, टाइप्स हैं। तो अब इनके हम मेथड्स भी देख लेते हैं, कई बार आपसे मेथड भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो मेथड्स पे आते हैं। देखो देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सोर्स क्या है इसके। देखो इसके सोर्स अभी तक हमने जो देखे हैं उनमें दो ही टाइप के सोर्स हैं। या तो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन, जैसे मेथेन हो गया, कोयला हो गया, इस जैसी चीजों से इसको प्राप्त किया जाता है। और दूसरा हमने पढ़ा था वाटर। तो या तो फॉसिल फ्यूल्स है या जल के विद्युत अपघटन से इसे प्राप्त किया जाता है। अब जो फॉसिल फ्यूल है आगे वो इस प्रकार के, देखो नेचुरल गैस है, दूसरा आपका ऑयल है, तीसरा कोल है। तो इस तरह से आगे डिवाइड किया, लेकिन ये कुल मिलाकर ये तीनों फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का यूज किया जाता है, सेकंड नंबर पर ऑयल का, थर्ड नंबर पर कोल का, और चौथे नंबर पर जल के विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखो इसका रीजन क्या है, जो आपका हाइड्रोजन है वो कुल मिला के स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है, वो या तो मिलेगा जल के अंदर H2O में, या आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन्स में CH4 में। जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनमें हाइड्रोजन संयुक्त रूप से पाया जाता है, मुक्त रूप से नहीं है, या ये जल के अंदर पाया जाएगा। तो इसके फिर सोर्स भी तो दो ही होंगे, या तो फॉसिल फ्यूल या जल। तो आगे देखते हैं, देखो इनके मेथड्स को देखते हैं कैसे इसको प्राप्त किया जाता है। देखें जरा इसको देखते हैं। देखो सबसे पहला जो मेथड आता है, देखो दो मेथड है, इसमें दो तरह के सोर्सेज का यूज करते हैं, एक तो फॉसिल फ्यूल है, दूसरा वाटर या इलेक्ट्रोलाइसिस है, जल के विद्युत अपघटन से, दूसरा जीवाश्म ईंधन से। तो इसमें कैसे प्राप्त होता है, देखो सबसे पहला है स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, या इसे सीधा सीधा सिंपल बोल दिया जाता है स्टीम रिफॉर्मिंग। तो होता क्या है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में मेथेन को क्या किया जाता है, स्टीम मतलब वाष्प, जल वाष्प की उपस्थिति में बदला जाता है, मतलब जल वाष्प की रिएक्शन कराई जाती है मेथेन के साथ। तो देखो इसमें मेथेन CH4 जल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, और इस हाइड्रोजन को अलग से पृथक कर लिया जाता है और इसी का फ्यूल के रूप में यूज हो जाता है। साथ साथ देखो ये हाइड्रोजन है वापस से क्या करेगी, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके वापस से CO2 और हाइड्रोजन का निर्माण कर देगी। तो इट मींस ये आपस में इन सब में रिएक्शन होती रहती है, और लास्ट में जो अंतिम उत्पाद के रूप में आपको हाइड्रोजन प्राप्त होती है। लेकिन इस प्रोसेस में देखो कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 का उत्सर्जन होता है। तो ये जो मेथड था ये स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग है, इस प्रोसेस में हमें हाइड्रोजन मिली, लेकिन इसके साथ साथ हमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी देखने को मिलता है। तो यही हमने पढ़ा था जो ग्रे हाइड्रोजन थी, ग्रे हाइड्रोजन में यही पढ़ा था, नेचुरल गैस की स्टीम रिफॉर्मिंग के मेथड से CO2 का भी उत्सर्जन हो रहा है, प्लस हमें हाइड्रोजन भी प्राप्त हो रही है। देखो ये जो इससे जो गैस प्राप्त होती है, इस गैस को कहा जाता है सिन गैस। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सिन गैस के घटक कौन से हैं। तो सिन गैस के जो मुख्य घटक हैं वो CO2 और H2 होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसके साथ साथ इसमें CO2 भी होता है, CH4 भी होता है, और कुछ मात्रा में इसमें जलवाष्प भी होती है। लेकिन मेन मुख्य घटक अगर आएंगे तो ये दो मुख्य घटक माने जाते हैं। अगर ये सभी आए तो उपरोक्त सभी आएगा, लेकिन अगर इनमें से भी कुछ छांटना है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रहेगा। तो ये तो आपका इसमें था। तो स्टीम रिफॉर्मिंग एक मेथड है। इसके बाद देखो मेथेन का क्या किया जाता है, पायरोलाइसिस किया जाता है। तो पायरोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मेथेन को क्या किया जाता है, बहुत टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो मेथेन को जब अत्यधिक तापमान पर लाया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये देखो क्या बनता है, कार्बन, ये S का मतलब है सॉलिड, तो सॉलिड कार्बन प्राप्त होता है, प्लस हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। इट मींस इसमें भी कोई CO2 ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं हुआ, सॉलिड कार्बन मिला जिसका हम क्या कर सकते हैं, निपटान कर सकते हैं। तो ये पायरोलाइसिस है। तीसरा आता है कोल का गैसिफिकेशन, अर्थात कोल को गैसिफाइड गैस के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसमें जल से रिएक्शन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराकर। तो ये कोल है, इसको 3C का मतलब हो गया कार्बन। तो कार्बन की जब ऑक्सीजन और जल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जल से रिएक्शन करके CO2 और H2 का निर्माण कर देती है। देखो इस प्रोसेस में भी हमें क्या मिला, हाइड्रोजन मिल गई और CO2 का उत्सर्जन होता है। तो ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इसको आपको याद नहीं करना, बस नाम याद होने चाहिए। स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग का यूज होता है, मेथेन पायरोलाइसिस का यूज होता है, कोल गैसिफिकेशन का यूज होता है। इसके अलावा देखो एक और भी है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या नाम है इसका, पार्शियल ऑक्सीडेशन।
इसमें भी इस मेथेन को देखो, यहाँ पर तो पूरे जल के साथ रिएक्शन कराई है, यहाँ पर इसको मेथेन की रिएक्शन कराई जाती है ऑक्सीजन के साथ। ये CH4 प्लस हाफ O2 की रिएक्शन कराई जाती है, तो इस प्रक्रिया में CO प्लस 2H2 का निर्माण होता है, हाइड्रोजन बनती है। तो ये भी एक विधि है, याद नहीं करना आपको, बस नाम याद होने चाहिए, पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसके अलावा भी कुछ मेथड है, जैसे प्लाज्मा रिफॉर्मिंग हो गया, पेट्रोलियम कोक हो गया, और डिप्लेटेड ऑयल वेल्स हो गया, जो कि आपके ऑयल वेल जो होते हैं, तेल के कुएं हो जाते हैं जिनसे तेल निकल जाता है, उनका भी यूज, उनसे जो पदार्थ मिलते हैं उनका भी इसमें यूज किया जाता है। तो ये सारी विधियां ये फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होती है। स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, मेथेन पायरोलाइसिस, कोल गैसिफिकेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, प्लाज्मा रिफॉर्मिंग, पेट्रोलियम कोक एंड डिप्लेटेड ऑयल वेल्स, इन सब का यूज हम फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में इन सब का यूज नहीं किया जाता। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोसेस में वाटर का यूज किया जाता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो कई सारी विधि हैं। जल को तोड़ना है तो पहला तो विधि कौन सी, इलेक्ट्रोलाइसिस, आप विद्युत में उसमें प्रवाहित करो और उसको तोड़ डालो। या केमिकली असिस्टेड इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें किसी रसायन का भी यूज कर लो, या रेडियोलाइसिस कर लो, या थर्मोलाइसिस, तापमान बढ़ाकर उसको तोड़ दो। फेरोसिलिकॉन मेथड, जिसमें फेरस और सिलिकॉन का यूज किया जाता है, या फोटोबायोलॉजिकल वाटर स्प्लिटिंग कर लो, जिसमें प्रकाश और जैविक प्रक्रियाओं का यूज किया जाता है। तीसरा बायो हाइड्रोजन रूट हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। मेन इसमें सोर्स क्या है, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ देगा है। बाई चांस कभी नाम पूछ ले तो आपके इनके नाम याद होने चाहिए। तो ये आपके दो मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ये ग्रीन हाइड्रोजन का है। अब इससे आगे देखें तो जरा, इस प्रोसेस से आगे अगर हम देखें तो ये आता है एडवांटेज और चैलेंजेस। जो ग्रीन हाइड्रोजन पर जो बल दिया जा रहा है उसके क्या कारण है, क्या एडवांटेज है ग्रीन हाइड्रोजन के। तो ग्रीन हाइड्रोजन का एडवांटेज क्या है, क्लीन फ्यूल है, जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, अर्थात इस प्रोसेस में कोई भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता। तो भारत अपने जो पेरिस के जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं, क्लाइमेट एक्शन NDC जो भारत का है, उसकी प्राप्त करने में पूरी तरह से ये सहयोग करेगा। भारत का जो क्लीन जो इकोनॉमी की और जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन को क्या करेगा, उसको सहायता देगा। साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त करेगा। भारत अपने पेट्रोलियम आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है, तो अगर हम इस ग्रीन हाइड्रोजन पर अपनी निर्भरता को बढ़ा लेंगे तो भारत का जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो क्या रहेगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। तो हम, क्योंकि हम अपने जो तेल की या ऑयल की जो आवश्यकता है उसके लिए हम अरब कंट्रीज पर पूरी तरह से निर्भर है, तो वहां पर कोई भी अगर चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा देखो हाई एनर्जी डेंसिटी, अर्थात अगर हम इसकी एनर्जी डेंसिटी की बात करें, इसका मतलब होता है कि 1 kg अगर हम हाइड्रोजन को लें और 1 kg इसके बराबर CNG या पेट्रोल डीजल को लें तो हाइड्रोजन ज्यादा एनर्जी हमें प्रदान करता है। हाई एनर्जी डेंसिटी है इसकी, इस वजह से। तीसरा बेटर कंबशन कैरेक्टरिस्टिक, अच्छी तरह से जलता है, ये क्वालिटीज इसमें अच्छी पाई जाती है। स्टोरेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अब देखो कैसे, आप रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी बनाते हो, विंड एनर्जी बनाते हो, तो स्टोरेज की बहुत दिक्कत आती है कि उनको स्टोर कैसे किया जाए। तो इसको क्या किया जा सकता है, अगर हम यूज करें, देखो हम सोलर एनर्जी का यूज करें या हम विंड एनर्जी का यूज करें, तो सोलर और विंड एनर्जी से हम जल को तोड़ दें तो इट मीन्स हमने जल को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन बन गया। इट मीन्स हमने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया हाइड्रोजन में। सोलर एनर्जी से हमने जल को तोड़ा तो हाइड्रोजन मुक्त हुआ, उस हाइड्रोजन को हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो इट मीन्स हमने एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर लिया और उसको हम कहीं भी जाकर हाइड्रोजन को फ्यूल सेल के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है, स्टोरेज, लंबे समय तक इसको स्टोर किया जा सकता है और ये रिन्यूएबल एनर्जी को भी स्टोर करने का एक माध्यम है। इसके अलावा ब्लेंडिंग, इसको ब्लेंड किया जा सकता है CNG के साथ, इसको मिक्स करके यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो हम इसको बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, और ये क्या करेगा, आपके एटमॉस्फेयर को भी सुधार करेगा। और कई सारे इंडस्ट्रियल और मेडिकल एप्लीकेशंस में इस ऑक्सीजन का यूज होता है। जैसे हमने पढ़ा था कोरोना के टाइम पर कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, तो मेडिकल फील्ड में भी ऑक्सीजन का बहुत यूज किया जाता है, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। तो ये आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, एफिशिएंसी की दृष्टिकोण से काफी क्या है, फायदेमंद है ग्रीन हाइड्रोजन। इसके चैलेंजेस भी हैं कुछ, देखो एक तो इसकी लागत बहुत है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, हाइड्रोजन को प्राप्त करना, ग्रीन हाइड्रोजन को काफी चैलेंजिंग है और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, ये चैलेंज है। दूसरा स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, अब इसको स्टोर कैसे किया जाए, स्टोरेज के लिए इसको बहुत ही कम तापमान पर, अत्यधिक दाब पर स्टोर किया जाता है क्रायोजेनिक कंडीशंस में, अगर इसको लिक्विड हाइड्रोजन में बदलना है तो।
उसके लिए विशेष प्रकार के पात्रों की या विशेष प्रकार के कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको क्या चाहिए, विशेष प्रकार का कंटेनर चाहिए। तो ये स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बड़ी दिक्कत रहती है। दूसरा, ये लीकेज बहुत इजीली हो जाता है, हल्की गैस है तो बहुत जल्दी लीक हो जाती है, और वायुमंडल में अगर लीक हो जाए तो जलने की संभावना भी इसकी बहुत ज्यादा रहती है। टेक्नोलॉजी इन इनिशियल फेज, जो फ्यूल सेल है और अन्य टेक्नोलॉजी है जो हाइड्रोजन के यूज करने की या निर्माण की अभी इनिशियल फेज में है। तो फ्यूल सेल और ये सब जो टेक्नोलॉजी है इनको कैसे यूज किया जाए उसकी अभी उस पर सब पे रिसर्च चल रहा है। अभी इस अवस्था में नहीं है कि डायरेक्टली उसको यूज किया जा सके, तो अभी इस पे रिसर्च सब चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो फाइनेंस के वित्त को लेकर भी इसमें समस्या रह जाती है कि बहुत सारे पैसा की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे इसके सामने अभी ग्रीन हाइड्रोजन के चैलेंजेस है। इसके अलावा देखिए हमें और क्या देखना है, इसमें सामान्य प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन की सामान्य प्रॉपर्टीज क्या है। देखो सामान्य प्रॉपर्टी में देखें, ये आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। हाइड्रोजन सबसे पहला सबसे हल्का तत्व है आवर्त सारणी का। तो ये देखो, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट, सिंपलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द केमिकल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। स्टार्स में कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन ही तो है, वहां जहां इसका नाभिकीय संलयन हो जा रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में संयुक्त होकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ऑर्डरलेस होता है, गंधहीन होता है, कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, विषाक्त नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा हाईली कंबस्टिबल गैसियस सब्सटेंस है, बहुत तेजी से जलता है। इट्स लाइटर देन द एयर, एयर से हल्का है। एंड इनसोल्यूबल इन द वाटर, मतलब जल में ये घुलनशील नहीं होता। कौन? हाइड्रोजन। ठीक है। और इसका एटॉमिक जो मास है वो 1.008 AMU पाया जाता है। तो ये सामान्य विशेषताएं जो आपको याद रखनी है। इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये इसकी सामान्य विशेषताएं जो कभी पीटी में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हाइड्रोजन का यूजेस पूछा जा सकता है आपसे कि यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो हाइड्रोजन का जो यूज है वो डाइवर्स क्षेत्र में होता है। हाइड्रोजन का यूज आप अमोनिया के निर्माण में करते हो। तो अमोनिया का जो निर्माण होता है उस प्रोसेस को हेबर प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में संयुक्त होकर NH3 का निर्माण करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयुक्त होकर NH3 बनाना है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हेबर प्रोसेस। और इसमें लोहा एक कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। और ये जो अमोनिया बनती है, इस अमोनिया का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूरिया के निर्माण में। तो ये अमोनिया के डाइवर्स यूज हैं। अगर मैं इसको कहूं N2 और 3H2 हो गया तो ये 2NH3 इस तरह से बनता है, इक्वेशन होता है। 3H2 के अणु, 2 नाइट्रोजन के अणु आपस में मिलकर 2NH3 का निर्माण करते हैं, अमोनिया। इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस किया जाता कहा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में लोहा एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये आपसे सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो अमोनिया है, इसका एक तो आपने यूरिया के निर्माण में यूज किया और उर्वरक इंडस्ट्री में यूज कर लिया। इसके अलावा जो अमोनिया होता है, इसका एक्सप्लोजिव में भी यूज होता है, विस्फोटकों में, RDX के निर्माण में यूज होता है। इसके अलावा अमोनिया का जो यूज होता है प्रशीतक के, रेफ्रिजरेशन के रूप में होता है। जैसे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा था और उसके विकल्प लाए जा रहे थे। अभी हाल ही में HFC को भी प्रतिबंधित करने की बात चल रही है कि इसको 2050 तक धीरे धीरे 85%, 90% उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो उस संदर्भ में जो नए रेफ्रिजरेशन है उनमें अमोनिया भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कई तरह के इसके मेडिकल उपकरण हैं, जैसे थायमीन के निर्माण में, विटामिन है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके उपयोग हैं, अमोनिया के किए जाते हैं। इसके अलावा देखो, हाइड्रोजन का यूज अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को फॉर मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति फैट, उनको अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने में किया जाता है। देखो ये कैसे होता है, इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया जाता है कि डबल बॉन्ड पाया जाता है इस तरह का, C डबल बॉन्ड C। इधर अगर मैं R लिख दूं, R मतलब कार्बन के अणु, इधर भी R और इधर भी मैं लिख दूं R, तो ये कार्बन के अणु है। अगर इनकी मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा तो इन R की जगह पर H आ जाएगा। तो C इधर आ जाएगा, R इधर, H इधर, H इधर, R इधर, H इधर, H। मतलब क्या, इसमें से ये डबल बॉन्ड को गायब कर दिया गया। ये डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन के अणु आपस में आकर जुड़ जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। तो वेजिटेबल ऑयल्स के मैन्युफैक्चरिंग, वनस्पति फैट में भी इसका यूज किया जाता है। अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदला जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको बस याद ही रखना है, इसकी इक्वेशंस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति फैट को बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निर्माण में, जैसे मेथनॉल के,
आप जो बायोफ्यूल्स हैं उसके निर्माण में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। इसके अलावा देखो हाइड्रोजन क्लोराइड है वेरी यूजफुल केमिकल इन द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन। HCl का जो निर्माण होता है केमिकल इंडस्ट्री में उसके भी इसका यूज होता है। इसके अलावा कि मेटलर्जी इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। देखो कैसे, जब आयरन जो होता है उसको जब हम इंडस्ट्री में स्टील का निर्माण किया जाता है तो उसमें भी क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। आपकी रिफाइनरी इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो आपका फ्यूल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, उसमें से सल्फर को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, डीसल्फराइजेशन जिसे कहते हैं। तो डीसल्फराइजेशन में इसका यूज किया जाता है। प्लस आपका मेटल ऑक्साइड टू मेटल में कन्वर्ट करने के लिए अर्थात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। आप रॉकेट में क्रायोजेनिक ईंधन पढ़ते हो तो उसमें एक ईंधन कौन होता है, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो क्रायोजेनिक फ्यूल में ये रॉकेट में भी यूज होता है। तो ये इसके सारे यूज है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इसका यूज किया जाता है फूड्स में, कई जगह खाया भोजन में अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड में बदलने में, वो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा देखो वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है, ग्लास प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे मैंने बताया था अमोनिया का यूज किया जाता है थायमीन के निर्माण में। तो इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो मोटा मोटा आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये तो आपका इसका था। अब देखो भारत के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। भारत के द्वारा द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लाया गया। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अगर हम देखें तो इस एक डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। देखो इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक क्या करना है, प्रति वर्ष 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा। प्रति वर्ष 5 MMT क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन किए जाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा उन्होंने बोला है जो इलेक्ट्रोलाइजर है, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर, इसमें दो कैथोड था, एनोड था, और जल को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा था। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को 60 से लेकर 100 गीगावाट तक पहुंचाना। इसके अलावा एक और लक्ष्य रखा है कि 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी का निर्माण करना, जो सिर्फ इसके लिए होगी। और एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क, और इससे संबंधित जो विद्युत ऊर्जा होगी उसके ट्रांसमिशन के लिए आपको क्या करना है, नेटवर्क का निर्माण करना है। इसके अलावा इससे देखो क्या फायदे होंगे। एक तो 1 लाख करोड़ इंपोर्ट सेविंग होगी। अभी हमने बात किया था कि हम अगर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करने लगेंगे, हाइड्रोजन को बढ़ावा देंगे तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, तो पेट्रोलियम वगैरह के आयात पर कुछ रोक लगेगी। इसके अलावा देखो क्या कह रहा है, 50 MMT CO2 एमिशन क्या होगा, कम होगा, कि हम जितना कर रहे थे उसकी तुलना में 50 MMT क्या कर देंगे, कम हो रहे हैं। इससे हम अपने NDC के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, पेरिस के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। 6 लाख जॉब क्रिएट होंगी और 8 लाख करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट का अनुमान है। और ये टारगेट कब तक के, 2030 तक के हैं। तो ये आपका क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। इसके अलावा देखो इसी के अंदर एक और सब मिशन के रूप में यह एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है साइट। इसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। देखो साइट क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसके तहत क्या हो रहा है, इसके तहत जो इंडस्ट्री है जो हाइड्रोजन को यूज कर सकती है उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि आप अपने यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले उत्पादों को लाइए, आप हाइड्रोजन का यूज अपने इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। जिससे क्या होगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो हाइड्रोजन की कीमत क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो एक तो जो इसका जो डिमांड साइड है उसको क्या किया जा रहा है, इंक्रीज करने की बात की जा रही है कि इंडस्ट्रीज को इससे सहायता दी जाएगी कि वो अपने यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने की टेक्नोलॉजी को लगाएं। दूसरा सप्लाई साइड में भी किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइजर है, जो इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेंगे या ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे, उनको भी सहायता दी जाए कि वो अपने यहाँ इलेक्ट्रोलाइजर्स को लगाएं। तो उस क्षेत्र में भी वो सहायता दी जाएगी। तो ये दोनों, डिमांड साइड को और सप्लाई साइड, दोनों को क्या करता है, मैनेजमेंट करने के लिए, ये सहायता देने के लिए प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम है साइट। तो ये इसी के अंदर एक लाया गया एक प्रोग्राम है। तो ये आपका इसमें था, जिसके लिए देखो 19,744 करोड़ रुपए पूरा का पूरा इस मिशन में दिए गए। इसके अंतर्गत साइट को 17,490 करोड़ दिया गया है। इसके साथ देखो, इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी लाई गई है। देखो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या कह रही है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में कुछ तरह की इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास लाए गए हैं, कि कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। देखो उनमें से एक इनिशिएटिव क्या है
कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उन्हें ये छूट दी गई है कि या तो आप किसी रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्लांट से आप रिन्यूएबल एनर्जी खरीद लीजिए, या आप क्या करिए अपना प्लांट खुद का लगा लीजिए। तो और दूसरी बात उन्होंने क्या कह दी, एक छूट और दी है कि अगर आप प्लांट अपने जहां पर आपका हाइड्रोजन उत्पादन का प्लांट है वहां नहीं है, किसी और स्टेट में है, तो आप वहां से वहां जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करेंगे उस ट्रांसमिशन पर आपको कोई ट्रांसमिशन चार्ज नहीं देना होगा 25 सालों के लिए। इसके अलावा इन्हें कहा गया कि अगर आप ग्रीन अमोनिया का निर्माण करते हो, जो हमने अभी देखा था हैबर प्रोसेस से, ग्रीन अमोनिया का निर्माण करते हो तो आपको तटीय क्षेत्र में स्टोरेज बनाने के लिए आपको जगह दी जाएगी, आप वहां भंडार कर सकते हो, उसकी अनुमति दी गई है। तो इस तरह के कई सारे प्रावधान किए, इसको एक एक करके देखते हैं। देखो ये सबसे पहले क्या लिखा है, अंडर द पॉलिसी द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर प्रोडक्शन, कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किए जा सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा कनेक्टिविटी टू द आईएसटी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब क्या किसी और स्टेट में अगर आपका क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट है तो आपको इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत क्या करेगा, एनर्जी को ले जाना पड़ेगा। एंड फ्री ट्रांसमिशन फॉर 25 ईयर इफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी इज कमीशन बिफोर जून 2025 से पहले अगर आप कोई प्लांट लगाते हो तो आपको 25 साल तक उस ट्रांसमिशन को क्या रहेगा, फ्री रहेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जाने में। इसके अलावा दिस मीन्स क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर विल बी एबल टू सेट अप ए सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान, अगर वो राजस्थान में सोलर प्लांट लगाते हैं टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी टू ए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन असम एंड वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज। अगर राजस्थान से असम में बिजली ले जाना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को अपने प्लांट के लिए तो उन्हें कोई भी ट्रांसमिशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा देखो, Beside producers will be allowed to set up bunkers near port for storage of green ammonia for export by shipping, कि एक्सपोर्ट के लिए ग्रीन अमोनिया को स्टोर करने के लिए बंदरगाहों के पास बंकर बनाने की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा देखो क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनियाज आर अलाउड टू परचेज रिन्यूएबल पावर फ्रॉम द पावर एक्सचेंज, अर्थात वो रिन्यूएबल एनर्जी को पावर एक्सचेंज से प्राप्त कर सकते हैं। सेटअप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देमसेल्फ, खुद भी वो अपने प्लांट लगा सकते हैं। एंड थ्रो एनी अदर डेवलपर, और किसी और रिन्यूएबल प्लांट से भी खरीद सकते हैं, ये छूट भी इन्हें दी गई है। और इसके अलावा ये क्या, इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसर टू बैंक एनी सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड विद डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर अप टू 30 डेज एंड यूज इट एज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि मेरा एक प्लांट है और मैंने रिन्यूएबल एनर्जी खरीदी और मेरे प्लांट में कुछ गड़बड़ हो गई और मैं उसको कुछ दिन तक यूज नहीं कर पा रहा, तो वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो डिस्कॉम्स के पास स्टोर रहेगी और आने वाले 30 दिनों तक मैं उसका यूज कर सकता हूँ, अर्थात मैं 30 दिनों के लिए उस एनर्जी को स्टोर कर सकता हूँ कि मैं कभी भी बाद में उसको यूज कर पाऊंगा। तो ये छूट भी इसके अंतर्गत हमें दी गई है। तो ये था ओवरऑल आपका ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो कुल मिला के देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन का जो है वो बेनिफिट बहुत ज्यादा, आने वाले में भारत ग्रीन हाइड्रोजन पर एक हब बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ इकोनॉमिक लाभ भी बहुत ज्यादा है। क्लीन एनर्जी है, भारत अपने एनडीसी को प्राप्त कर सकेगा, एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता देगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स आएंगी, न्यू सेक्टर है। तो इसीलिए इस पर बहुत सारा बल दिया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।